हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि बीच में कंटिन्यू वीडियो नहीं डल पाई। बीच में कुछ 5-6 दिन का गैप हो गया, शायद ज़्यादा ही। देखिए, उसका एक बड़ा रीज़न था कि एक तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब पूरी नालंदा IAS अकेडमी की टीम जो है वो आपके एसधर, मैं और साथ में जोशी सर, सब जो है वो साथ में आ चुके हैं। और अब कंटिन्यू आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होगी। और जो मैं GS के मैंने सब्जेक्ट चला रखे थे, मेनली मैं 3 सब्जेक्ट, एक हिस्ट्री और एक आपका बायोलॉजी और एक मैंने पॉलिटी को शुरू किया था। अब आपको कंटिन्यू कल से ये वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा अगर रिवाइज़ करें, हम जो हम बायो में चर्चा कर चुके थे, बायोलॉजी में हम पोषण की बात कर चुके थे, हार्ट देख चुके थे, ब्लड देख चुके थे, उसके बाद आपका ग्लैंड्स और हार्मोन की चर्चा हम कर चुके थे, और साथ ही साथ मैंने शुरू किया था नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम पर भी हम चर्चा कर चुके थे। अब जो मैं आपसे बात करूंगा वो करूंगा संवेदी अंगों के बारे में। तो सबसे प्रमुख संवेदी अंग जो है वो है आँख, आइज, ठीक है, जिसे हिंदी में नेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम पूरा एक ओवरऑल व्यू जो है वो आँखों के ऊपर चर्चा करेंगे उस बात पर। तो देखिए, मैं आपसे बता दूं, हमारे शरीर के 5 प्रमुख संवेदी अंग होते हैं, जिसमें हम चर्चा करते हैं, आँखों की चर्चा करते हैं, कानों की चर्चा करते हैं, नाक की चर्चा करते हैं, जीभ की चर्चा करते हैं, और आपके त्वचा की चर्चा करते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख संवेदी अंग होता है आँख। देखिए, आँख में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, मतलब मैं एक तरीके से ये बोल दूं कि बहुत ज़्यादा रंगों को पहचानने की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा। हमारी आँख लगभग 10 लाख रंगों में भी अंतर करने की क्षमता रखती है, ठीक है। तो साधारण तौर पर पहले कुछ बेसिक सी बातें आँखों के बारे में कर लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पास आँखें जो होती हैं वो एक युग्म के रूप में होती हैं, जोड़ों के रूप में होती हैं। और ये जो 2 आँखें हैं वो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इंसान के पास एक ही आँख होती तो भी हम इतना ही देख पाते, देख तो इतना ही पाते। लेकिन मेन अंतर ये हो जाता है कि हमारी 2 आँखों का ये फ़ायदा होता है कि हम इन 2 आँखों से किसी भी चीज़ को 3D देख पाते हैं। 3D का मतलब ये हुआ कि हम साथ ही साथ उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई के साथ साथ उसकी गहराई भी देख पाते हैं। जिस व्यक्ति के पास केवल एक ही आँख होती है या एक आँख डैमेज होती है, वो व्यक्ति कभी 3D नहीं देख पाएगा। किसी भी चीज़ को वो 2 बीमा में ही देख सकता है, 3D उसको नहीं देख सकता है। अब खैर, ऑफलाइन क्लास होती तो मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा भी देता। खैर, यहाँ पर तो इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए, अगर हम साधारण तौर पर बात करें, तो अगर हम आँख की बात करें तो आँख हमें इस तरीके से दिखाई देती है, इस तरीके से, और बीच में एक बड़ा सा काला सा भाग दिखाई देता है। और ये जो साइड वाला भाग होता है, ये भाग ये होता है आपका सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। और ये जो बीच में काले से रंग का भाग होता है, इसके बीच में भी एक पतला सा छिद्र होता है, ठीक है, वो भी हमें काला सा दिखाई देता है, ठीक है। ये आँख का एक ऐसा व्यू है जो हमें सामने से देखने पर प्रतीत होता है। तो सामने से देखने पर जो हमें आँख का ये भाग दिखाई देता है, इसे कहा जाता है श्वेत पटल। इसे कहते हैं श्वेत पटल, क्योंकि ये सफ़ेद रंग का होता है, सभी की आंखों में दिखाई देता है। इसे स्क्लेरा कहते हैं। और जो ये बीच में आपको एक काला सा भाग दिखाई देता है, इसे कहा जाता है आइरिस। इसे आइरिस कहते हैं, आइरिस। और ये जो बीच वाला एक छिद्र दिखाई देता है, बहुत छोटा सा एक छिद्र होता है, इसे कहा जाता है पुतली, या इसे प्यूपिल कहते हैं, पुतली, पुतली कहा जाता है इसे, ठीक है। तो साधारण तौर पर तो हमें आँख में यही चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन आँख का एनालिसिस इस आधार पे नहीं किया जा सकता है कि हम सामने से देख करके आँख की पूरी संरचना को समझ पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आँख के बारे में पूरा जानते हैं अच्छे से क्या होता है। देखिए, सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो आँख का आकार हमारा इतना ही बड़ा नहीं होता, आँख पीछे की ओर भी काफ़ी बड़ी होती है। लगभग आँख का आकार अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का इसका जो है वो जो रेडियस होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का लगभग होता है। अगर हम एक आँख को अगर बाहर निकाल करके उसका एनालिसिस करें तो आँख देखने में इस प्रकार से एक गोलक के समान दिखाई देती है, इस प्रकार से एक गोलक के समान दिखाई देती है। और इसका एक भाग थोड़ा सा आगे की ओर उभरा हुआ होता है, इस प्रकार से, ठीक है, ये आगे की ओर उभरा हुआ होता है, ये उभरा हुआ होता है। यहाँ पर जो ये भाग होता है जो आगे की ओर उभरा हुआ होता है, और ये पूरी की पूरी जो लेयर है ये वाली, ये कहलाती है आपकी श्वेत पटल। इसे ही कहा जाता है श्वेत पटल, श्वेत पटल। ये मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये सबसे बाह्य परत है, ये हमारे आँख की सबसे बाह्य परत है,
बाह्य परत है। आप सोचिए कि अगर हम आँख को इस प्रकार से बाहर रखें तो वो जो बाहर वाली लेयर है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, वो होती है ये लेयर, और ये लेयर ही कहलाती है श्वेत पटल, क्योंकि ये बाहर से सफ़ेद रंग की होती है। आप सोचिए अगर सामने से हम अगर कोई भी व्यक्ति इस साइड से अगर इसको देखेगा तो ऐसे में ये भाग सफ़ेद दिखाई देगा, लेकिन फिर बीच में ये वाला भाग कैसे दिखाई देता है इसको समझिएगा। होता क्या है कि ये जो श्वेत पटल होता है ये भी आँख के सामने की ओर थोड़ा उभरा हुआ होता है इस प्रकार से। एक्चुअली जो उभरा हुआ होता है ये भाग होता है कॉर्निया। मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि कॉर्निया जो भाग होता है वो श्वेत पटल का ही भाग होता है। ये भाग है कॉर्निया, ये है कॉर्निया, कॉर्निया होता है, ठीक है। अच्छा, अंतर क्या है श्वेत पटल और कॉर्निया में? देखिए, श्वेत पटल से ही कॉर्निया जुड़ा हुआ होता है, लेकिन एक बड़ा अंतर ये है कि जो श्वेत पटल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जो ये कॉर्निया है ये कॉर्निया पारदर्शी झिल्ली होती है। ये पतली पारदर्शी झिल्ली है, मतलब यहाँ से प्रकाश अंदर की ओर जा सकता है। देखिए, कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई दे पाती है जब उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके, परावर्तित होकर के और दोबारा से किसी इंसान की आंख में पहुंचता है, तभी वो हमें वस्तु जो है वो दिखाई देती है। अगर वो प्रकाश आंखों के अंदर नहीं जाएगा तो ऐसे में रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा और ऐसे में वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ये वाला भाग होता है कॉर्निया, जो श्वेत पटल का ही भाग होता है, श्वेत पटल से जुड़ा हुआ होता है आँख के सामने की ओर। लेकिन ये जो आपको काला सा भाग दिखाई देता है ये कॉर्निया नहीं होता, इसके अंदर चलते हैं। ये जो श्वेत पटल होता है, श्वेत पटल के अंदर एक झिल्ली और होती है, मतलब इसके अंदर वाली एक झिल्ली और होती है, इस प्रकार से एक झिल्ली और होती है, ये ऐसे। ये बाह्य झिल्ली के अंदर वाली एक झिल्ली है, और ये जो झिल्ली होती है इसे कहा जाता है रंजित पटल। ये होती है रंजित पटल, रंजित पटल, कोरॉइड कहते हैं इसे, रंजित पटल। ये रंजित पटल जो होता है ये काले रंग की झिल्ली होती है। देखिए, जब आंखों के अंदर प्रकाश जाता है तो ऐसे में ये जो काले रंग की झिल्ली होती है ये मैक्सिमम प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ये आंख के अंदर ही उस प्रकाश को बार बार परिवर्तित होने नहीं देती है। तो ये जो अंदर वाली झिल्ली होती है जिसे हम रंजित पटल कहते हैं, यही रंजित पटल आगे जा कर के बदल जाता है आइरिस में। मतलब इस प्रकार से एक संरचना होती है आँख में। ये जो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये रंजित पटल ही आगे जाकर के किसमें बदला हुआ है, आपका आइरिस में बदला हुआ है। इस प्रकार से एक गोलक होता है और ये है आइरिस। अब ये आइरिस के बीच में एक गैप होता है, मतलब एक मैं कह दूँ एक छोटा सा छिद्र होता है, और ये जो छोटा सा छिद्र है यही होता है, इसे ही कहा जाता है प्यूपिल, या इसे ही कहा जाता है पुतली, इसे ही कहा जाता है पुतली। अब आप सोचिए, अगर कोई इस आँख को बाहर से देखेगा तो कैसा प्रतीत होगा? जब यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण जाएगी तो जाने के बाद वो ये जो कॉर्निया है, ये चूंकि ये तो पारदर्शी है, तो यहाँ से पारदर्शी होने के कारण से वो प्रकाश अंदर की ओर जाएगा, और जो प्रकाश यहाँ से अंदर की ओर जाएगा तो ये जो आइरिस होता है, ये जो आइरिस आप देख पा रहे हैं, ये आइरिस पारदर्शी नहीं होता। आइरिस का अलग अलग रंग होता है। हो सकता है किसी के अंदर आइरिस का कलर ब्लैक हो सकता है किसी के अंदर आइरिस का कलर ब्लू कलर का हो। तो मैं आपको बता दूं, यही कारण है कि किसी की आंखें ब्लू से कलर की दिखाई देती हैं या और किसी कलर की दिखाई देती हैं, या किसी की बिल्कुल ब्लैक दिखाई देती हैं। तो आंखों के बीच में ये जो रंग दिखाई देता है, किसी के में काला सा होता है, किसी के में नीला सा होता है, ये रियल में ये कलर किसका होता है? आइरिस का होता है। आप इसे कभी भी ये मत मानिएगा कि ये कॉर्निया का है, ये किसका होता है? आपका आइरिस का। तो मैंने फिर से कहा कि जब हम आँख को बाहर से देखते हैं, जब हम किसी भी आइस को बाहर से देखते हैं, तो इस कंडीशन में कॉर्निया से जो प्रकाश पार करता है तो वो आइरिस से टकरा करके लौटता है, लेकिन आइरिस के बीच में ये इस प्रकार से गैप होता है, इसे पुतली कहते हैं, और इसी पुतली से प्रकाश जो है वो हमारी आँख के अंदर प्रवेश करता है, यहीं से प्रकाश जो है वो अंदर की ओर जाता है। ठीक है, अभी मैं केवल आपको आँखों के कुछ भागों के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रमुख आँख में अंग होते हैं, उसके बारे में फिर एक एक करके और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, आँख का जो सबसे बाहर वाला भाग होता है उसे कहा जाता है बाह्य परत कहा जाता है, और उसे कहते हैं हम स्क्लेरा। ठीक है, उसे कहा जाता है बाह्य परत, उसे कहा जाता है स्क्लेरा, इसे कहते हैं श्वेत पटल। इसके अंदर एक झिल्ली और होती है, और वो झिल्ली होती है रंजित पटल, और ये किस कलर की होती है? काले कलर की होती है। ये वाली झिल्ली जो है ये काले कलर की होती है। जो ये बाह्य परत थी, अर्थात जिसे श्वेत पटल कहते थे, ये श्वेत पटल आंख के सामने वाले भाग में जाकर के बदल जाता है कॉर्निया में। ये थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है कॉर्निया। देखिए, ये सबसे बाहर जो आपको ये काला वाला भाग दिखाई दे रहा है, तो इसके बाहर एक झिल्ली है, ये झिल्ली जो है ये कॉर्निया है,
और मैं आपसे बता दूं, जब आई डोनेट की जाती है, जबकि नेत्रदान किया जाता है, तो नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा अंग दान में दिया जाता है, तो वो कॉर्निया ही दिया जाता है। लेकिन जो आंखों का आपको एक कलर दिखाई दे रहा है ब्लैक, ये ब्लैक कलर कॉर्निया का नहीं है, बल्कि यहाँ से जो प्रकाश अंदर जाके आइरिस से टकरा करके आ रहा है, मतलब यहाँ से जो टकरा करके आ रहा है, इसके कारण से ब्लैक रंग शो हो रहा है। तो आंखों का जो रंग शो होता है वो किस अंग के कारण से होता है? वो होता है आइरिस के कारण से। आइरिस के बीच में ये एक छोटा छिद्र होता है और इसे कहा जाता है पुतली कहते हैं, इसे प्यूपिल कहते हैं, और यहीं से प्रकाश अंदर जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। एक और अंग होता है जिसे कहा जाता है आपका रेटिना। देखिए रेटिना कहाँ होता है? यहीं पर जो ये रंजित पटल होता है, रंजित पटल के ऊपर ही अंदर की ओर एक झिल्ली और होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, ये रंजित पटल से लगी हुई ये एक झिल्ली होती है जिसे कहा जाता है रेटिना, जिसे कहा जाता है रेटिना। ठीक है, तो मैं आपसे बता दूं कि रेटिना हमारी आंख का वो प्रमुख अंग है जहां पर बाहर से आने वाली प्रकाश किरणें अंदर जा कर के एक दूसरे को काटती हैं, और काटने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है? रेटिना पर ही बनता है, यहाँ पर रेटिना पर बनता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसे श्वेत पटल कहते हैं, उसके अंदर वाली परत जो होती है उसे रंजित पटल कहते हैं, बिल्कुल ब्लैक होता है, और उसके बाहर होता है आपका रेटिना। ध्यान रखिएगा रेटिना पर ही एक बिंदु होता है, यहाँ एक बिंदु होता है रेटिना पर, और वो ऐसा बिंदु होता है कि अगर वहाँ पर प्रकाश किरणें प्रतिछेदित करेंगी तो ऐसे में प्रतिबिंब बहुत साफ बनेगा, अर्थात बिल्कुल क्लियर प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो बिंदु होता है इसे ही कहा जाता है फोविया, इसे ही कहा जाता है फोविया, या इसे ही कहते हैं पीत बिंदु, इसे ही कहा जाता है पीत बिंदु। और यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्लियर बनता है। जो प्रतिबिंब फोविया पर बनेगा, पीत बिंदु पर बनेगा, वो बिल्कुल क्लियर बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आँखों के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा जो भी वस्तु का आकार होगा, वस्तु चाहे कितनी भी बड़ी हो, वस्तु का आकार चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा छोटा बनता है, बिल्कुल एक बिंदु के आकार का बनता है, साथ ही साथ उल्टा बनता है। लेकिन आप कहेंगे कि हमें तो ऐसा प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है और जो उसका वास्तविक आकार होता है उसी आकार का दिखाई देता है। एक्चुअली वो काम आँख का नहीं होता, वो सब काम होता है माइंड का। मैंने आपको बताया था कि हमारे माइंड में एक भाग होता है ओसिपिटल, तंत्रिका तंत्र वाला आप चैप्टर देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि हमारा एक भाग होता है ओसिपिटल, और ओसिपिटल ही आँखों से आने वाले न्यूरॉन्स से सूचनाओं को ग्रहण करता है। मतलब हमारी आँख से इस प्रकार से यहाँ से जितने भी न्यूरॉन सेल्स होती हैं वो सभी प्रतिबिंब की सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक, हमारे ब्रेन तक पहुँचा देती हैं, और उसके बाद हमारे ब्रेन को ये समझ में आता है कि वो वस्तु किस आकार की है और किस प्रकार से व्यवस्थित है। तो ये था रेटिना। और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जहाँ से ये नब्स निकलती हैं, ऑप्टिक नब्स निकलती हैं, यहाँ पर भी एक बिंदु होता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं, जिसे अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु, जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब अगर यहाँ पर बनता है तो ऐसे में वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देता। काफ़ी बार हम तिरछा देखते हैं, मतलब आँख सामने की ओर फेस करने के बाद साइड की चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, तो इस कंडीशन में वो प्रतिबिंब कभी भी फोविया पे नहीं बनता, वो हमेशा या तो इर्द गिर्द बनेगा रेटिना पर, या आपका अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगा। अगर ऐसा प्रतिबिंब ब्लाइंड स्पॉट पे बना तो ऐसे में वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देता, और यही कारण है कि ऐसे में वस्तु हमें दिखाई सही से नहीं दे पाती। तो मैंने कितने अंगों की बात करी? एक तो सबसे बाहर वाली झिल्ली जिसे हम कहते हैं बाह्य परत या इसे श्वेत पटल कहते हैं, एक उससे अंदर वाली जिसे रंजित पटल कहते हैं। ये रंजित पटल ही आगे जाके आइरिस में बदल जाता है, और आइरिस के बीच में जो एक छिद्रनुमा संरचना होती है उसे पुतली कहते हैं। और ये जो रंजित पटल होता है इसी के आगे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कहा जाता है रेटिना, और जो प्रतिबिंब बनते हैं वो रेटिना पर ही बनते हैं। रेटिना पर दो बिंदु होते हैं, एक होता है पीत बिंदु जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा स्पष्ट दिखाई देता है, और एक होता है अंध बिंदु जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये चर्चा हो गई। इसके अलावा और आगे क्या है? आगे ये होता है कि देखिए हम जो वस्तुएं देखते हैं तो उनकी कोई निश्चित दूरी नहीं होती, यानी वो काफ़ी दूर भी हो सकती हैं, वो पास भी हो सकती हैं। तो ऐसे में नेचर ने हमें एक एडजस्टेबल लेंस दिया है, हमारी आंखों में होता है वो। ठीक है, हमारी आंख में एक लेंस होता है जो इस तरीके से सिलियरी बॉडी के द्वारा लटका हुआ होता है, इस प्रकार से। ये एक लेंस होता है, और ये लेंस हमारी आँखों के, मतलब मैं कहूँ कि जो हमारे आइरिस होता है, आइरिस के पीछे ये लेंस बीच में अवस्थित होता है। अगर कोई भी प्रकाश सामने से आता है तो वो प्रकाश सबसे पहले
तो हमारे कॉर्निया को पार करेगा, कॉर्निया को पार करने के बाद वो हमारी पुतली को पार करेगा, पुतली को पार करने के बाद ये लेंस अपनी क्षमता से उसे एडजस्ट करेगा प्रकाश किरणों को कि वो प्रकाश किरणें कहाँ पर जाकर के फोकस हों, फोबिया पर फोकस हो, पीत बिंदु पर फोकस हो, और उसी के बावजूद वो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे पाती है। तो मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर ये एक लेंस होता है जो सिलियरी बॉडी से लटका हुआ होता है, मतलब कुछ ये मसल्स होती हैं आंखों में जिनके द्वारा ये लेंस लटका हुआ होता है, और ये लेंस हमें एक नेचुरल क्षमता देता है जिससे कि हम दूर व पास की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये ध्यान दें, ये जो लेंस होता है इसकी प्रकृति दो तरीके के लेंस होते हैं, आपने सुना होगा, एक होते हैं आपके कॉनकेव और एक होते हैं कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स प्रकृति का होता है, ये वाई कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल होता है और कॉनकेव मतलब होता है अवतल। तो ये आंखों के सभी अंग हैं, ठीक है। अब दो चार बातें इंपॉर्टेंट इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे, जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे बात करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे श्वेत पटल के बारे में। तो मैं बता चुका हूँ ये आँख की सबसे बाह्य झिल्ली होती है श्वेत पटल। सामने से देखने पर ये सफ़ेद भाग जो दिखाई दे रहा है ये श्वेत पटल ही है। श्वेत पटल में रक्त वाहिकाएँ होती हैं, यानी इसमें रक्त वाहिकाएँ होती हैं। अगर ये हल्का भी डैमेज हो तो ऐसे में रक्त आ सकता है, और काफ़ी बार आपने देखा भी होगा कि ऐसा होता भी है। काफ़ी बार चोट लग जाए आई में या कुछ भी हो जाए तो इस कंडीशन में ब्लड आ जाता है, ब्लड स्पॉट से आ जाते हैं, मतलब लाल सी दिखाई देने लगती है क्योंकि इसमें रक्त वाहिका होती है। इसके बाद श्वेत पटल ही हमारे आंख के सामने वाले भाग को कॉर्निया बनकर के ढकता है। कॉर्निया की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहली चीज ये जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया में रक्तवाहिकाएं नहीं होती हैं, और दूसरी बात जो कॉर्निया है ये पारदर्शी होता है, और नेत्रदान में जो आंखों का दान किया जाने वाला अंग है वो भी कॉर्निया ही होता है, ठीक है। कॉर्निया से प्रकाश किरणें अंदर की ओर जाती हैं। जब अंदर जाती हैं तो ऐसे में अंदर अवस्थित होता है आइरिस, और आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसे कहते हैं पुतली। ये आइरिस और पुतली किस प्रकार से काम करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा प्रकाश में देखते हैं तो ऐसे में वस्तु से आने वाला प्रकाश भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस कंडीशन में अगर ज़्यादा प्रकाश हमारी आंखों के अंदर रेटिना तक पहुंचेगा तो ऐसे में वो रेटिना में उपस्थित रोड एंड कोन सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो आइरिस होता है ये एडजस्ट करता है। एडजस्ट का मतलब कि ये नीचे की ओर फैलता है, और जिसके कारण से ये पुतली का आकार कम हो जाता है। सोचिए अगर आइरिस आगे की ओर अगर फैल जाएगा तो ऐसे में बीच वाला छिद्र का आकार कम हो जाएगा, और इस कंडीशन में रोशनी में कम प्रकाश आंखों के अंदर जाएगा, और जिसके चलते हम वस्तु को स्पष्ट रूप से भी देख पाएंगे और हमारी रेटिना पर उपस्थित किसी सेल्स को भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब स्थिति होती है अंधेरे की, तो अंधेरे की स्थिति में वैसे ही वस्तु से आने वाला प्रकाश कम होता है। अगर प्रकाश कम होगा तो वस्तु को देख पाना संभव नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमारा ये आइरिस जो होता है ये ऊपर की ओर सिकुड़ जाता है, और जिसके चलते ये बीच में पुतली का आकार बढ़ जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में प्रकाश अंदर की ओर जाता है और रेटिना पर फोकस होता है, जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे पाती है। अच्छा एक चीज़ और, ये सब नेचुरली होता है अपने आप ही। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि अगर हम किसी कमरे में अगर लाइट आ रही हो और अचानक अगर लाइट भाग जाए, अर्थात लाइट चली जाए, तो इस कंडीशन में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि पहले जो हमारी पुतली एडजस्ट थी वो लाइट के माहौल में थी, यानी ज़्यादा लाइट होने के कारण से पुतली का आकार कम था, और ऐसे में कम मात्रा में प्रकाश अंदर जा रहा था। लाइट चले जाने के बाद चूंकि प्रकाश रहा ही नहीं है तो ऐसे में पुतली का आकार भी कम है और प्रकाश भी नहीं है, तो ऐसे में बिल्कुल भी प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, और जिसके चलते कोई भी वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। 2-4 मिनट का इंतजार करने के बाद में पुतली का आकार धीरे धीरे बढ़ता है, और अंधेरे में उपस्थित वो वस्तुएं जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी वो बाद में दिखाई देने लगती हैं। ऐसा ही होता है कि जब कभी हम अंधेरे में होते हैं, तो जब अंधेरे में होते हैं तो हमारी पुतली का आकार बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही हम रोशनी में जाते हैं तो हमें चकाचौंध सी लगती है, आंखें भी नहीं खुल पाती हैं। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि पुतली का आकार बड़ा होने के कारण से जब हम रोशनी में जाते हैं तो ऐसे में बड़े पैमाने पर प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है, और जिससे आंखों के रेटिना पर उपस्थित जो सेल्स होती हैं उनको नुकसान होता है, और जिसके चलते हम अपनी आंखों को भी नहीं खोल पाते हैं। तो ये पुतली अपने आप ही एडजस्ट होती है, और इससे एडजस्ट करने का काम कौन करता है, ये आइरिस ही करता है। तो अगर आइरिस की बात करें तो आइरिस के प्रमुख रूप से 2 काम हो गए। एक तो हमारी आंखों को रंग देने का काम भी आइरिस करता है। आंखों का अलग अलग रंग जो होता है, कहते हैं किसी की आंखें बहुत अच्छी हैं या ब्लूइश हैं या इस प्रकार से हैं, तो वहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, वो तो आइरिस की ही कर रहे हैं। साथ ही साथ आइरिस अपने आकार को बढ़ा घटा करके बीच वाली पुतली को एडजस्ट करता है, जो आंखों के अंदर जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है।
ठीक है। इसके अंदर होता है एक लेंस। मैंने फिर से कहा, ये जो लेंस होता है ये वाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, मतलब एक तरीके से ये उभय उत्तल प्रकृति का लेंस होता है। देखिए ये जो लेंस है, काफ़ी बार समय उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है इस लेंस की प्रकृति परिवर्तित होने लगती है, मतलब ये लेंस धीरे धीरे बाइट होने लगता है। आप सोचिए कि ये पारदर्शी लेंस होता है, लेकिन जब ये कभी बाइट होना शुरू हो जाता है तो अब स्थिति क्या हो जाती है? स्थिति ये होती है कि सामने से प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है, यानी कार्निया से अंदर की ओर जाता है, फिर पुतली से अंदर की ओर जाते हुए हमारे इस लेंस से टकराता है। जब लेंस पारदर्शी था तो ये प्रकाश अंदर की ओर जाकर के रेटिना पर फोकस होता था, लेकिन चूंकि ये लेंस बाइट हो चुका है, अब ऐसे में इसकी पारदर्शिता समाप्त हो चुकी है। अब ये इस प्रकाश को दोबारा से परावर्तित कर देगा, और दोबारा से परावर्तित करने के बाद में जो व्यक्ति सामने उपस्थित होगा उस व्यक्ति को ये वाला भाग अब इस प्रकार से ना दिखाई देकर ये सफ़ेद भाग दिखाई देगा। तो ऐसे में ऐसे प्रतीत होगा किसी व्यक्ति की आंख में कि यहाँ पर कुछ सफ़ेद सा दाना बन चुका है। मतलब अगर सामने से आप किसी की आंख को देखेंगे तो यहाँ पर ये भाग दिखाई देगा बिल्कुल सफ़ेद। पहले सफ़ेद नहीं दिखाई दे रहा था, पहले दिखाई देता है काला, क्योंकि यहाँ से प्रकाश सीधा अंदर जाता है, रेटिना पर पहुँचता है, रेटिना पारदर्शी है, पीछे है रंजित पटल यानी कोरोइड है वो काला है, तो उसके चलते यहाँ से जो भाग काला दिखाई देता है वो अंदर वाला रंजित पटल दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बीच में लेंस अपारदर्शी हो चुका है, वाइट हो चुका है, तो अब यहाँ से उस वाइट लेंस से प्रकाश तरंगे टकरा करके वापस लौटेंगी, तो ऐसे में ये वाइट दिखाई देगा, और इसी डिसीज को कहा जाता है मोतियाबिंद। तो आपने नाम सुना होगा भाई, मोतियाबिंद हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उम्र बढ़ने के साथ मोतियाबिंद होता है, और इस मोतियाबिंद में जो नुकसान होता है वो इस लेंस को ही होता है, ये लेंस ही खराब हो जाता है। इस स्थिति में फिर आर्टिफिशियल लेंस आ चुके हैं, तो ऐसे में आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, जिसमें एक आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है, और आम भाषा में इसे बोलते हैं आंखों का बनना। आम भाषा में जैसे दादी अम्मा होती हैं तो बोला जाता है भाई उनकी आंखें बननी हैं, और देखा होगा शुरू में वो चश्मा लगा कर भी रहते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि नया लेंस डाल दिया जाता है, उसके बाद बड़ी मात्रा में प्रकाश अंदर की ओर जाता है, तो आदत हो जाती है कम प्रकाश की, लेकिन लेंस लगने के बाद ज़्यादा प्रकाश अंदर जाता है, तो उसी प्रकाश को कंट्रोल करने के लिए उनको काला चश्मा लगाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक ये है कि आपको आंखों के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें तो समझ में आई गई होंगी। ठीक है, बाकी ये जो भाग होता है ये खाली नहीं होता, ये वाला जो भाग है ये खाली नहीं होता। ठीक है, ये इसमें तरल भरा हुआ होता है, इस पूरे भाग में तरल भरा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर ये तरल भरा हुआ होता है, इसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, और यहाँ पर जो भरा हुआ होता है इसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, और इसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। तो ये तरल भरा हुआ होता है, ये तरल जो है वो हमारी आंख को एक आकार प्रदान करता है। ठीक है, तो हम किस किस अंग के बारे में चर्चा कर चुके हैं आंखों के? एक तो हम बात कर चुके हैं श्वेत पटल पर, जिसे स्क्लेरा कहा जाता है। एक हम बात कर चुके हैं कॉर्निया पर, बात कर चुके हैं हम रंजित पटल के बारे में, आइरिस के बारे में बात कर चुके हैं, पुतली के बारे में बात कर चुके हैं, लेंस के बारे में बात कर चुके हैं, रेटिना के बारे में बात कर चुके हैं, और साथ ही साथ फोबिया, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा स्पष्ट होता है, और एक अंध बिंदु के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब इससे आगे की बात जो थोड़ी और गहन है। ठीक है, शायद मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब इसके बाद मैं और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ आँखों से जुड़ी। ठीक है, तो बच्चों नेत्र के बारे में हमने कुछ चीज़ों पर चर्चा और करी। अब और चीज़ें कुछ गहनता के साथ हम देख लेते हैं। ठीक है, आंखों के बारे में मैंने आपसे अभी बात करी है। ठीक है, आंख एक गोलक के समान होती है, और इस प्रकार से आगे जो है वो अवस्थित होता है आपका यहाँ पर कॉर्निया होता है। ठीक है, जो श्वेत पटल से ही जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आपका होता है उपस्थित जिसे हम आइरिस कहते हैं, जिससे हमारी आँखों में कलर दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो जुड़ा हुआ होता है ये होता है रंजित पटल से, और इस रंजित पटल के आगे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं रेटिना। मैं इसी की बात करने वाला हूँ, रेटिना की। देखिए, जो रेटिना होता है इसी पर ही प्रतिबिंब बनता है, और फिर मैंने बताया था ये प्रतिबिंब बनने के बाद हमारी जो आंखों की नब्स होती हैं, जिन्हें ऑप्टिक नब्स कहते हैं, इनके द्वारा ये सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है, दिमाग तक पहुँचती है, ओसिपिटल तक पहुँचती है।
आपने देखा भी होगा कि काफ़ी बार साउथ की मूवी में ऐसा होता भी है कि अगर पीछे यहाँ पर चोट लग जाए तो यहाँ पर चोट लग जाने के कारण से तुरंत आंखों के देखने की काफ़ी बार क्षमता भी चली जाती है। तो एक्सीडेंट में अगर यहाँ चोट लग जाए, ओसिपिटल पर चोट लग जाए, तो ऐसे में हो सकता है कि ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाएं और जिसके चलते इंसान की देखने की क्षमता भी कम हो जाए। देखिए, रेटिना में हम कोई भी वस्तु देख पाते हैं, उसका रीज़न ये होता है इसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक तो होती है जिन्हें कहा जाता है रॉड सेल और एक होती है जिन्हें कहा जाता है कॉन सेल। क्या ये कोशिका है? हाँ, ये कोशिका है। ये एक तरीके की नर्व सेल होती हैं, ठीक है। अर्थात मैं कहूँ कि ये एक तरीके की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, रॉड और कॉन। रॉड मतलब होता है शलाकाएं, सलाका होती है ना, जैसे बोलते हैं सलाका रोड, और कौन मतलब होता है शंकु। एक्चुअली इनका नाम इसलिए ऐसा पड़ा है क्योंकि ये जो होती है ये रोड की तरह ही होती है, जैसे रोड होती है उसी प्रकार से होती है, और ये कौन की तरह होती है इस प्रकार से। और इन पर यहाँ पर जो संरचना रोड वाली संरचना होती है, इस पर यहाँ पर चैनल बने हुए होते हैं बहुत छोटे छोटे, और ये जो चैनल होते हैं इन्हीं चैनल पर फोटो रिसेप्टर होते हैं, अर्थात जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं और हमें देखने में किसी भी वस्तु को सक्षम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर जो फोटो रिसेप्टर का काम करता है, यहाँ पर करता है रोडोप्सिन, यहाँ पर करता है काम रोडोप्सिन, और यहाँ पर काम करता है फोटोप्सिन। ये तो रोड कोशिकाएं और कौन कोशिकाएं। बात करते हैं कि अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। देखिए, रोड कोशिका की बात करें तो रोड कोशिका जो होती हैं ये रोड कोशिकाएं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं लाइट के लिए, प्रकाश के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती प्रकाश के लिए। इसके अलावा एक दूसरा अंतर ये होता है कि रोड कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं केवल ब्लैक एंड वाइट के लिए, मतलब केवल ब्लैक एंड वाइट। जो हमें कोई भी वस्तु सफ़ेद या काली दिखाई देती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं रोड कोशिकाएं, और कोई वस्तु हमें बहुत सारे कलर की दिखाई देती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कौन सेल्स। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी कलर्स, और ये जो होती हैं ये केवल ब्लैक एंड वाइट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। किन किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये? एक जैसे नीला हो गया, हरा और लाल। तो ऐसे जीव जिनमें रोड कोशिकाओं की संख्या होती है बड़ी मात्रा में, उन्हें वस्तुएं ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देती हैं। लेकिन चूंकि हमारे अंदर तो रोड भी होती है और कौन सेल्स भी होती हैं, जिसके चलते हम किसी भी वस्तु को उसे रंगीन भी देख पाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो कौन सेल्स अवस्थित होती हैं ये पीछे की ओर अवस्थित होती हैं, बिल्कुल मतलब जहाँ फोबिया वाला भाग होता है वहीं पर अवस्थित होती हैं कौन सेल्स। रोड सेल्स बड़ी मात्रा में अवस्थित होती हैं साइडों में, मतलब मैं कह दूं कि जो रोड सेल्स हैं वो साइडों में अवस्थित होती हैं और कौन सेल्स पीछे की ओर अवस्थित होती हैं, यहाँ पर अवस्थित। इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, प्रति एक आँख में इनकी मात्रा लगभग 120 मिलियन होती है और इनकी लगभग 6 से 7 मिलियन ही होती है, ठीक है। एक आँख की बात कर रहा हूँ। तो रोड कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है और इनकी संख्या कम होती है। तो अलग अलग जीवों में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई जिसके अंदर रोड कोशिकाओं की मात्रा ज़्यादा होगी, कौन कोशिकाएं कम होंगी, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा रंगीन वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, वो केवल ब्लैक एंड वाइट ही देख पाएगा। जिसके अंदर कौन कोशिकाएं ज़्यादा होंगी वो ऐसे में नीला, हरा और ये सब इस प्रकार की वस्तुओं को देख पाता है। तो ये कुछ अंतर है रोड कोशिकाओं में और कौन कोशिकाओं में। एक चीज़ और समझिएगा, मैंने क्या कहा कि रोड कोशिकाएँ लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। मतलब रोड सेल्स जो होती हैं ये मोर सेंसिटिव फॉर लाइट होती हैं। अब काफ़ी बार ये हो जाता है कि अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखिएगा कि एक आपने विटामिन का नाम सुना होगा, जिस विटामिन का नाम है आपका, मैं विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, विटामिन ए, और ए को कहा जाता है रेटिनॉल, कहा जाता है रेटिनॉल। ये रेटिनॉल आवश्यक होता है रोडोप्सिन के लिए। मतलब कि ये जो फोटो रिसेप्टर है रोडोप्सिन, इसका संश्लेषण तभी होता है जब बॉडी में रेटिनॉल हो, अर्थात विटामिन ए हो। विटामिन ए की कमी के कारण से रोडोप्सिन की कमी हो जाती है, जिसके चलते रोड सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाती। और रोड सेल्स जब अच्छे से काम नहीं कर पाती तो इस कंडीशन में जब अंधेरे का समय होने लगता है, मतलब शाम का समय होने लगता है, जब उजाला थोड़ा कम होने लगता है, तो इस कंडीशन में ये इंसान को दिखना कम हो जाता है। मतलब एक तरीके से मैं कह दूं कि नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है कि अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी को कहा जाता है रतौंधी, कहा जाता है इसे, कहा जाता है रतौंधी रोग। इससे एक तरीके से नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है कि जिसमें इंसान को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। तो ये रोड और कौन सेल्स के बारे में भी आप जो है वो जानकारी रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं और एक दो जो रोग हैं
ठीक है, जो आंखों में होते हैं। अभी मैंने जो चर्चा करी है, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस की बात की है, और एक मैंने बात करी थी आपसे मोतियाबिंद के बारे में, ठीक है, कि भाई जो लेंस होता है वो लेंस उम्र बढ़ने के साथ काफ़ी बार बाइट हो जाता है, और इसके बाइट हो जाने के कारण से जो सामने से आने वाला प्रकाश है वो इसी से टकरा करके वापस लौट जाता है, जिसके चलते आंखों में हमें एक सफ़ेद संरचना दिखाई देती है, दाने नुमा संरचना दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम कुछ दृष्टि दोषों के बारे में। काफ़ी बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के चश्मा लगा हुआ होता है, मतलब उनको देखने में दिक्कत होती है, तभी वो चश्मा लगा करके घूमते हैं। ऐसा क्यों होता है समझिएगा। देखिए, आंखों की जो देखने की क्षमता होती है वो दोनों की होती है, पास की वस्तुओं को देखने की भी और दूर की वस्तुओं को देखने की भी, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन को स्थापित करता है, ये करता है ये लेंस जो होता है। अब मान लीजिए कोई वस्तु दूर है, मतलब कि कोई वस्तु बहुत ज़्यादा दूर रखी हुई है। देखिए, जो कोई वस्तु अगर दूर रखी हुई होती है तो उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो समानांतर होती हैं। अब मान लीजिए कोई दूर रखी वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो होता क्या है कि जो दूर से आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं वो इतनी दूर से आती हैं कि उनका फैलाव बहुत ज़्यादा नहीं होता, और स्थिति ये हो जाती है कि वो रेटिना तक भी नहीं पहुँच पाती। मानो कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो रेटिना से पहले ही काटने लगती हैं, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या होगा, जब वो रेटिना से पहले ही काटने लगेंगी तो ऐसे में रेटिना पर जब प्रतिबिंब अच्छे से नहीं बनेगा तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। यानी अगर वो रेटिना से पहले ही काट जाए तो ऐसे में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देखती है तो इस दोष को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष नहीं, बल्कि इसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। अब आप कहेंगे मतलब दूर का दिखाई ना दे तो निकट दृष्टि दोष, बिल्कुल। एक्चुअली इस निकट दृष्टि का मतलब है निकट की दृष्टि और दूर का दोष। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मायोपिया। मायोपिया, तो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया डिसीज में होता क्या है कि हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती क्योंकि उनसे आने वाली प्रकाश किरणें हमारे रेटिना से पहले ही काट जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका निकट दृष्टि दोष। अब इसका निवारण कैसे हो सकता है। देखिए, निवारण तो एक ही तरीका है कि इन किरणों को थोड़ा फैला दिया जाए, क्योंकि जो नेचुरल लेंस है उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो इसको फैला करके यहाँ पर फोकस कर दे। तो ऐसे में हम ऐसा लेंस लगाएंगे जो लेंस क्षमता रखता हो प्रकाश किरणों को फैलाने की। आप जानते हैं कि लेंस दो प्रकृति के होते हैं, एक तो ऐसे जो दबे हुए होते हैं, एक ऐसा जो उठा हुआ होता है। इसे कहा जाता है उत्तल लेंस और इसे कहा जाता है अपतल लेंस। यानी ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। ये होता है आपका कॉनकेव और ये होता है कॉन्वेक्स। अपतल लेंस की हमेशा ये क्वालिटी होती है कि ये प्रकाश को फैला देता है इस प्रकार से, लेकिन इसकी ये क्षमता होती है कि ये प्रकाश को हमेशा फोकस कर देता है, अंदर की ओर मोड़ देता है। तो हमें ज़रूरत होगी अपतल लेंस की। तो अगर ऐसे व्यक्ति के हम चश्मों में अपतल लेंस का प्रयोग कर दें तो अपतल लेंस क्या करेगा, यहाँ से प्रकाश को थोड़ा सा फैला देगा, और जब भी प्रकाश थोड़ा सा फैल जाएगा तो ये प्रकाश किरणें सीधी रेटिना पर फिर फोकस हो जाएंगी और जिसके चलते वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो ऐसे में जो मायोपिया डिसीज होती है, या मैं कह दूँ निकट दृष्टि दोष होता है, इसका निवारण किस लेंस से किया जाता है, अपतल लेंस से किया जाता है। जब आपको एक समझ में आ गया तो अब दूसरा भी समझ में आ ही सकता है। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। फिर से कह रहा हूँ, दूरदृष्टि दोष का मतलब है दूर की दृष्टि है, मतलब दूर का तो दिखाई दे रहा है लेकिन कहाँ का दिखाई नहीं दे रहा है, निकट। या इसे ही कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है कि जब वस्तु बहुत ज़्यादा नज़दीक अवस्थित होती है, सोचिए वस्तु बहुत ज़्यादा पास में है, तो अब क्या होगा, जो वस्तुओं से आने वाला प्रकाश है वो बहुत प्रकाश किरणें काफ़ी ज़्यादा फैल करके अंदर की ओर आती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फैल करके अंदर की ओर आती हैं, तो स्थिति ये आती है कि ये रेटिना पर काट ही नहीं पाती, मतलब इनके बीच में इतना गैप होता है कि ये रेटिना पर काटेंगी नहीं, बल्कि रेटिना से कहीं बाहर निकल करके काटेंगी। तो इस कंडीशन में ये रेटिना पर फोकस ही नहीं होंगी। अब ये ऐसा नहीं है कि प्रकाश बाहर निकल जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, रंजित पटल पे जाके अवशोषित हो जाएगा, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि रेटिना पर ये फोकस ही नहीं हुई, तो ऐसे में निकट की कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। और इसी दोष को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष, यानी दूर की तो दृष्टि है, दूर का तो दिखाई देता है लेकिन निकट का दिखाई नहीं देता, इसे ही कहते हैं आपका दूरदृष्टि दोष, या इसे ही कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब
इसका निवारण कैसे होगा? सिंपल सी बात है, इन्हें ज़्यादा मोड़ने की ज़रूरत है और मोड़ा जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। तो हम ऐसे में कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के कारण से ये प्रकाश किरणें अंदर की ओर मुड़ जाएंगी और जिसके चलते सीधा कहाँ फोकस हो जाएंगी? रेटिना पर फोकस हो जाएंगी। तो निकट दृष्टि दोष का इलाज किससे होता है? अवतल लेंस से। और दूरदृष्टि दोष का किससे होता है? उत्तल लेंस से। तो ये ध्यान रखिएगा। और काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है किसी की दोनों की क्षमता समाप्त हो जाती है, ना वो दूर का दिखाई दे पाता है ना ही वो पास का देख पाता है। तो इस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति के चश्मों में दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल का भी और उत्तल का भी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है कि जो ये इस प्रकार से चश्मा होता है, इस चश्मे में अवतल कहाँ लगा होता है और उत्तल कहाँ लगा होता है? तो मैं आपसे बता दूं कि ऐसा जो चश्मा होता है उसमें नीचे की ओर जो लगाते हैं यहाँ पर लगा होता है उत्तल, और ऊपर की ओर जो लगा होता है वो होता है अवतल। अब ऐसा क्यों? इसको भी समझिएगा। रीजन क्या है? अगर कोई वस्तु आपको दूर की दिखाई नहीं दे रही है, अगर दूर की दिखाई नहीं दे रही है कोई भी वस्तु, तो इसका मतलब कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है। अगर कोई वस्तु दूर की दिखाई नहीं दे रही है तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस लगाया जाता है अवतल। अब कोई वस्तु आपको दूर की देखनी है तो आप सामने से देखेंगे, मतलब इस वाले भाग से देखेंगे, इसलिए अवतल यहाँ पर लगाया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, किसी को निकट का दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब निकट का दिखाई नहीं देता है तो कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए लगाया जाता है उत्तल। अब निकट का देखना है तो इंसान निकट का अगर पढ़ेगा तो नीचे से पढ़ेगा, तो ऐसे में यहाँ पे लगे निकट का। तो ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस जो है चश्मे में ऊपर होता है और उत्तल लेंस कहाँ लगाया जाता है? नीचे लगाया जाता है। तो आंखों से जुड़ी काफ़ी प्रकार की डिसीज़ होती हैं। डिसीज़ को मैं डिसीज़ वाले चैप्टर में ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, आंखों के बारे में जितना मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो मैंने डिस्कस किया। अच्छा, एक बात ये आती है कि जैसे चमगादड़ होती है, कहा जाता है कि भाई चमगादड़ कैसे देखती है, कि चमगादड़ नहीं देख पाती है, ये कैसे होता है? तो मैं आपसे बता दूँ, चमगादड़ का देखने का संबंध आंखों से बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली चमगादड़ जो देख पाती है वो काम करती है आपकी अल्ट्रासाउंड वेव पर। होता क्या है? देखिए, जो तरंगे होती हैं, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। इस बात को थोड़ा सा आप समझिएगा। तरंगे दो प्रकार की होती हैं। देखिए, जो वेव होती हैं या जो तरंग होती हैं, मुख्यतः तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक तरंगे जिन्हें कहा जाता है आपका यांत्रिक तरंगे, और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बात जो कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ दो तरंगों में। एक बात कर रहा हूँ ध्वनि तरंगों के बारे में या साउंड वेव के बारे में, साउंड वेव के बारे में, और दूसरी बात कर रहा हूँ लाइट वेव के बारे में। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। तो ये साउंड वेव होती है, इन्हें ध्वनि तरंगे कहा जाता है। ध्वनि तरंगे एक मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है, यांत्रिक तरंगों का एग्जाम्पल है। मैं जल्दी फिजिक्स शुरू करूंगा, फिजिक्स में मैं डिस्कस करूंगा इन सब चीज़ों के बारे में। और ये जो साउंड वेव्स होती हैं, ये साउंड वेव भी तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक आपने सुना होगा जिन्हें अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है, जिन्हें अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है, एक होती हैं जिन्हें श्रव्य तरंग कहा जाता है, और एक जिन्हें पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। ये होती हैं 20 हर्ट्ज से कम की, ये होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की, और ये होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली। मतलब आवृत्तियों के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, आप जानते हैं तरंग के विशेष गुण होता है जिसमें वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर तीन प्रकार की होती है तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो होता क्या है कि जो चमगादड़ होती है, चमगादड़ अपने अंदर से पराश्रव्य तरंगे निकालती है। एक तरीके से मैं कह दूं कि अल्ट्रासाउंड वेव निकालती है, इन्हें अल्ट्रासाउंड वेव कहा जाता है। तो जब कोई चमगादड़ अपने अंदर से अल्ट्रासाउंड वेव निकालती है तो उसके बाद में अगर मान लीजिए सामने कोई भी वस्तु अवस्थित है तो ये अल्ट्रासाउंड वेव इससे टकरा करके वापस लौटती है, और जब वापस लौटने के बाद ये संकेत चमगादड़ को मिलते हैं तो ऐसे में चमगादड़ को आभास हो जाता है कि कोई वस्तु सामने है। और इसी का अनुमान लगाते हुए, इन पराश्रव्य तरंगों का अनुमान लगाते हुए चमगादड़ आगे बढ़ पाती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए चमगादड़ देख पाती है, और ऐसे में कई एग्जाम्पल हो, कोन कोशिका या रोड कोशिका, तो ऐसे में सबको छोड़ते हुए आप आंसर लगाएंगे ध्वनि तरंगों के कारण से, या मैं कहूँ पराश्रव्य तरंगों के कारण से।
तो देखिए आँखों के बारे में ये सब चीज़ें मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ, कैसे कैसे कौन कौन से अंग जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी के संवेदी अंग जिसमें मैं बात करूँगा आपसे कानों के बारे में, ईयर के बारे में, तो मैं अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा, ठीक है। धन्यवाद। एक चीज़ और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अब जितने भी टीचर हैं वो सब लोग ने अपनी वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी हैं। जोशी सर ने हिंदी की और एजहर सर ने मैथ की, और जल्दी ही रीजनिंग की भी शुरुआत हो जाएगी। और मैंने जीएस के सभी सब्जेक्टों की वीडियो अपलोड करना जल्द ही शुरू कर दी है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि चैनल को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक बात और, हाँ परेशानी तो होती है क्योंकि जो क्लास में ऑफलाइन में जो मज़ा है वो यार ऑनलाइन में नहीं है, फीलिंग ही नहीं आती है, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे लगता है ऑनलाइन या वीडियो में तो आप कैमरे को पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं चीज़ें। लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो मज़ा आता है। ऑफलाइन क्लास में बच्चे होते हैं, साथ ही साथ जुड़ते हैं आपस में, एक दूसरे से क्वेश्चन होते हैं, बहुत कुछ होता है। खैर जल्दी जो है जैसे ही नॉर्मल होगी कोरोना की इन गंभीर परिस्थितियों से हम बाहर निकलेंगे, और जैसे ही थोड़ा बहुत लॉकडाउन से हमें छूट मिलेगी तो जल्दी ही मुलाकात करेंगे हम सब लोग, ठीक है। ओके बाय, धन्यवाद। फिर से कह रहा हूँ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।